प्रथम विश्व युद्ध वो कैसे शुरू हुआ, इसकी क्या प्रकृति थी। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इन सब चीज़ों पर चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जो आज हम सिस्टमेटिक वे में बढ़ेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा और चीज़ें आपको समझ में मिलेगी, और इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो टोटली जो नोट्स है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो पूरा हिंदी में है। तो हिंदी मीडियम डोंट वरी अबाउट दैट, और इंग्लिश मीडियम आपको मैं अलग से सेंड कर दूंगा, राइट। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो आपकी हिंदी में ही होगी, ठीक है। तो आज से हम लोग जो है पूरे सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एक वीक से हम लोग द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने 1920 80 मतलब आप कह सकते हैं 1918 तक जो है चीज़ें देख ली थी मोटे तौर पर। हमारा फोकस क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध, उसके कारण और परिणाम। इसके अलावा जो है आप ये भी देखेंगे इसमें कि उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसके कारण के साथ साथ प्रसार कैसा हुआ, और जब युद्ध समाप्त हो गया तो उससे हमने क्या सीखा, मतलब उसके क्या परिणाम अंतर्राष्ट्रीय जगत पर हुए। बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं, बहुत सारे परिणाम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और चूंकि हमें इसमें पीएचडी भी नहीं करनी है तो इस वजह से हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए रेलेवेंट पोर्शन है। तो चलिए शुरू करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, एंड देन उसके बाद फिर देखते हैं। हाँ, स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, पढ़िए इसको आप, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसका परिचय, उत्पत्ति, कारण, प्रसार, परिणाम, और भारत का इसमें क्या कोई रोल था या नहीं था, जो भी था वो सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या साथ ही में स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भारत का जो मतलब परसेप्शन है, पॉइंट है, उसको पढ़ना जरूरी है। भारत के दृष्टिकोण से पढ़ना अति आवश्यक है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसका अगर कहीं ना कहीं भारत से संबंध है तो महत्वपूर्ण ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे बड़ी बड़ी घटनाएं कई बार ऐसी होती हैं जिनका भारत से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, फिर भी वो इंटरव्यू में या मेल्स में पूछ ली जाती हैं। कई बार छुटपुट क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीलिम्स में दिखते हैं, या फिर स्टेट पीसीएस में तो कुछ रोमांचक प्रश्न जो है वो आ ही जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, पढ़िए इस इंट्रोडक्शन को। क्योंकि इसको महान युद्ध, देखो जो लिखा हुआ है वो बात ठीक है, लेकिन युद्ध कभी कोई महान नहीं होता। युद्ध हमेशा भयावह होता है, दर्दनाक होता है, और कड़वे अनुभवों से भरा हुआ होता है। इसलिए युद्ध को कभी भी आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। महान का मतलब यह है कि ये इतने बड़े लेवल पर हुआ, इसमें इतना मास डिस्ट्रक्शन हुआ जिसकी आप कल्पना कर ही नहीं सकते। लाखों करोड़ों लोग इसमें मारे गए, और इसको जो नाम दिया था वो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था विश्व युद्ध, क्योंकि इसका जो असर है और जो इसका प्रसार है वो आपका पूरे विश्व में देखने को मिला। कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, वो एक अलग बात है कि इसका असर हमें दिख सकता है। फिर भी ये जो युद्ध हुआ वो बड़े पैमाने पर पूरे विश्व के पटल पर लड़ा गया। इसमें क्या था? फ्रांस, ब्रिटेन,
अमेरिका जो कि बाद में शामिल हुआ, और रूस एक तरफ से, जिनको बोला गया मित्र राष्ट्र। और तुर्की, ओटोमन तुर्की जिसको बोला है, इसके अलावा आपका ये ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी, ये एक तरफ से, इनको बोला गया केंद्रीय शक्तियां। यानी मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच में जो लड़ाई हुई उसी को हम बोलते हैं विश्व युद्ध। पहले तो दो खेमे बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें जब और देश जुड़ते चले गए और जब इसका आगे प्रसार होता चला गया तो इसको विश्व युद्ध का नाम दिया गया। तो इसमें बुल्गारिया जैसे कुछ छोटे छोटे देश भी थे जिनकी वजह से ही लगभग युद्ध हुआ। और युद्ध की वजह एक ये भी मानी जाती है कि तुर्की को बांट दिया गया था 1878 में, मतलब जो ओटोमन तुर्की था नीचे सॉरी प्रदेश, तो उसको तुर्की बना दिया गया। तो जो ओटोमन एम्पायर है वो समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। उत्पत्ति देखिए शुरू कैसे हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत में आप इसको देखिए, जो घटनाएं मैंने आपको बताई थी क्या थी कि कुछ देश गुप्त अलायंस कर रहे थे, यानी गुप्त संधियां कर रहे थे जिसका एक दूसरे देश को एक बार पता भी नहीं होता था। पड़ोसी देश तक को ये पता नहीं होता था कि वो कर क्या रहा है। जर्मनी का एकीकरण एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। फिर ओटोमन तुर्की का विभाजन, जिससे करके छोटे छोटे देश बना दिए गए, उसका विभाजन करके फिर 1981 में एक त्रिपक्षीय अलायंस बनता है, यानी जो ट्रीटी होती है उसमें क्या आपके ये ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी मिले हुए होते हैं। बाद में 1907 में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का अलायंस फेल हो जाता है। 1994 में जो है, नहीं 1894 में फ्रांस और ब्रिटेन का एक अलायंस होता है जो कि काफी टाइम तक चलता है। तो कुछ समान लक्ष्यों को लेकर एक साथ चलने की जब बात आती है तो उसी को हम संधि कहते हैं। तो इन संधियों ने ही विश्व युद्ध को जन्म दिया है। और जन्म देने के साथ साथ हुआ ये है कि हमें आगे चलकर एक बड़े वॉर का युद्ध का सामना करना पड़ा है। जब कुछ सामने सामने हो, प्रत्यक्ष रूप में हो तो एक अलग चीज होती है, लेकिन जब कुछ ऐसे अलायंस बन जाएं जिनको सीक्रेट अलायंस बोला जाता है तो वो निश्चित तौर पर सभी के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। यही हुआ जो 1881 में जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी 1881-82 में, उसका पता नहीं चला था किसी को। बाद में पता चलता है जब युद्ध होता है और कंपल्सन के तौर पर दूसरा तीसरा देश उसका साथ दे रहा होता है किसी विरोधी देश का। यहाँ पर ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और आप ये देखिए सैनिक होड़ थी, मतलब ज्यादा सेना रखने की, इसके बाद ज्यादा बड़ी सेना होगी। तो 1914 तक आते आते यूरोप में जो है गतिविधियां इस हद तक पनप चुकी थी कि विश्व जो है वो एक युद्ध के लिए तैयार हो गया था। इसमें बाल्कन वॉर भी है 1904-05 का और 1912-13 का, यानी दो बाल्कन वॉर हुए। बाल्कन सेक्टर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ही था कि कुछ छोटे छोटे देश ओटोमन तुर्की से तोड़कर बनाए गए थे, बाकी कुछ देश पहले से एग्जिस्ट थे, यानी हर्जेगोविना, बोस्निया, बुल्गारिया, ग्रीस जैसे जो देश थे ये बाल्कन प्रदेश कहलाते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कल कि कल्चरल अगर दृष्टिकोण से आप इसको देखें, संस्कृति के दृष्टिकोण से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर अनेकों संस्कृतियां रहती थी। तो हर देश का कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जुड़ाव था। वो मानवीय तौर पर भी कह सकते हैं आप, और बाकी आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर तो हो ही गया है, राजनीतिक तौर पर भी था। तो इस तरह की गतिविधियां डेवलप हो रही थी पूरे यूरोप में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो कुछ देशों के लिए ये बात कही जाती है कि वो प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थ थे, मतलब न्यूट्रल थे। थोड़ा सा हिंदी में कुछ वर्ड्स ऐसे प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो न्यूट्रल मतलब जो कंट्रीज थी, जैसे स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल देश बना रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों ही में। बेल्जियम भी ऐसे न्यूट्रल था, लेकिन जब जर्मनी को फ्रांस पर आक्रमण करना था तो उसे बेल्जियम के रास्ते आक्रमण करना था। अब चूंकि बेल्जियम न्यूट्रल था
तो उसने मना कर दिया रास्ता देने से जर्मनी को। तो जर्मनी ने न चाहते हुए बेल्जियम पर अटैक किया और उसे एक दिन में परास्त किया और जो है वो फ्रांस तक जा पहुंचा। किस तरह की स्थितियां हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसकी वजह से ये युद्ध जो है और ज्यादा आगे बढ़ गया और इसमें इतना टाइम लग गया। नेक्स्ट स्लाइड लिखिए। किसी भी चीज के घटने के दो कारण हो सकते हैं, कुछ तात्कालिक कारण होते हैं यानी इमीडिएट कॉजेस, और कुछ आपके दीर्घकालिक होते हैं यानी जो पुराने समय से लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिसको लॉन्ग टर्म कॉजेस आप कह सकते हैं। तो आप ये देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के जो तात्कालिक कारण हैं वो क्या थे। तात्कालिक कारणों में सबसे बड़ा कारण क्या था कि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी सर्बिया में, ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हालांकि आपका नजरिया ये बताता है कि आप चीजों को देखना शुरू कब से कर रहे हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। वैसे बाल्कन वॉर को भी कह सकते हैं, वो भी एक तात्कालिक कारण था क्योंकि 1-2 साल पुरानी घटना ही तो थी। 1912-13 की बात थी जब बाल्कन वॉर हुआ और 1914 में यानी 14 में तो जो है वो युद्ध शुरू हो ही गया था। 28 जून से फिर बाद में वीडियो में वो 16 जुलाई से शुरू हुआ। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि युद्ध होने के अनेकों कारण थे, लेकिन कुछ दीर्घकालिक और कुछ तात्कालिक कारण थे। तो तात्कालिक कारणों में जो था वो कारण था आपका कि फ्रेंच फर्डिनेंड की जो हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक कर दिया था। और क्योंकि सर्बिया की रक्षा के लिए रूस जो है वो प्रतिबद्ध था, रूस के प्रतिबद्ध होने के साथ साथ तुर्की के लिए ऑस्ट्रिया के लिए प्रतिबद्ध जर्मनी था, जिसकी वजह से युद्ध छिड़ा और ये आगे युद्ध और बढ़ चला। क्योंकि जब रूस पर आक्रमण करता है जर्मनी तो कहीं ना कहीं वहाँ ब्रिटेन और फ्रांस भी इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन 1917 में जब रूस में क्रांति हो जाती है तो वो अपने आप को इससे बैकआउट कर देता है, यानी युद्ध छोड़ने का वो निर्णय ले लेता है और वो युद्ध से अलग हो जाता है। इटली भी है इस युद्ध में, मैंने आपको बताया था कि इटली है मित्र राष्ट्रों की तरफ से। उसको क्या मिला था, वो शुरू में युद्ध में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसे ये बताया गया कि युद्ध अगर जीतते हैं हम लोग तो कुछ भूभाग तुमको दिए जाएंगे। इस वजह से इटली युद्ध में आया। जापान के साथ भी यही जो है प्रॉमिस था एशिया में। तो जापान के एशिया में बहुत सारे हित थे क्योंकि उसने चाइना के कुछ हिस्सों और पूरे कोरिया पर अपना कब्जा करके रखा हुआ था। और कोरिया प्रायद्वीप को तो यानी कोरियन पेनिनसुला जो है उसको उसने अपनी कॉलोनी यानी उपनिवेश बनाकर रखा था। तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली सब चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी कि पहले हम लोग बहुत सारी चीजें इनसे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये दीर्घकालिक कारण है। जो जर्मनी की नई विश्वव्यापी विस्तारवादी जो नीति है, इससे पूरा यूरोप घबरा रहा था। 1890 तक आते आते जर्मनी एक मजबूत राष्ट्र बन चुका था। मैंने आपको बताया था कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। फिर उसने प्रोग्रेस करनी शुरू की हर क्षेत्र में। उसकी नौसेना इतनी मजबूत हो गई थी वो ब्रिटेन के इक्वल हो गया था। तो 1890 में केसर विलियम वहाँ के जो है वो नए राष्ट्रपति बनते हैं। आपको कुछ कह रहे हैं? आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? यस सर, यस सर। ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। यस तो सर। देखिए, हाँ राइट राइट। 1890 तक आते आते जर्मनी एक मजबूत राष्ट्र बन चुका था और अब वो चुनौती देने के जिसको बोल सकते हैं आप स्थिति में था चुनौती देने किसी भी देश को। तो जर्मनी का जो सैनिक विस्तार था वो अपने आप में बहुत जबरदस्त हो गया था और 1890 के बाद उसने जर्मनी ने अपने आप को हर क्षेत्र में मजबूती से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। तो ये वजह थी जर्मनी से जो है पाक विदेश
घबराने लगे थे। खासतौर पर सबसे जो ज्यादा चिंता हो रही थी वो ब्रिटेन को हो रही थी। खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया जर्मनी को इवन। तो अगर आपके बगल में कोई शक्तिशाली हो जाता है तो आपको क्या लगता है, अपनी सिक्योरिटी का अनुभव, मतलब इनसिक्योरिटी का अनुभव जिसको हम बोलते हैं, वो होने लगता है। फिर आप अपनी सिक्योरिटी की चिंता करने लगते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ भी है कि अगर भारत के बगल में चीन मजबूत हो जाए, और चूंकि वो काफी हद तक है भी, तो हमारा चिंतित होना स्वाभाविक सी बात है। इसका मतलब नहीं कि डर के हथियार डाल दें, हमें कैसे मजबूत होना है इस पर विचार करना चाहिए। तो ठीक वैसे यूरोप में हो रहा था। तो बहुत सारे देश जिनकी सीमाएं जर्मनी से लगती थी वो चिंतित थे, क्योंकि उस समय विस्तारवाद भी अपने आप में चरम उत्कर्ष पर था। जिसके पास जो पावर है वो उसे हड़प ले। मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय क्या होता है, एक बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली का शिकार करती है। ठीक है, तो ये जर्मनी की भूमिका थी। अब नेक्स्ट देखिए, ये पारस्परिक रक्षा गठबंधन, कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस, यानी कुछ देश आपस में मिलके कुछ ऐसा गठबंधन कर लें कि अगर एक पे आक्रमण होगा तो वो सब पर माना जाएगा। आज हम देखते हैं कि जो नेटो है वो इसी कॉन्सेप्ट, इसी अवधारणा पर चलता है कि यदि आप किसी एक देश पर आक्रमण करते हो, मान लो कल को चीन जो है वो अमेरिका पर आक्रमण कर देता है, तो जितने भी नेटो में 30-31 सदस्य हैं वो सभी अपने ऊपर उसको आक्रमण मान लेंगे और सभी इकट्ठे होकर लड़ेंगे। ठीक वैसे यहाँ पर भी था कि कुछ देशों ने आपस में मिलकर एक ऐसा अलायंस बना रखा था जिसकी वजह से जो है अगर किसी एक पर हमला होगा तो वो सभी पर हमला माना जाएगा। ये इस इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी जो सहयोगी थे, ठीक है, वो भी अपने आप में एक प्रकार का सिक्योरिटी अलायंस था। अपने आप में क्या होता ही, ये 1907 में जो बना था, हालांकि उसकी कुछ बाध्यताएं थी जो 1907 में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच में बना था, लेकिन फिर भी वो एक प्रकार का अलायंस था ही। तो यूरोप में तो देश नहीं लड़ रहे थे एक तरीके से, आप देखिए अलायंस लड़ रहे थे, नहीं गठबंधन लड़ रहे थे। ये तो वजह थी कि युद्ध का जो है वो प्रसार बहुत दूर दूर तक हमें देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट देखिए, साम्राज्यवाद। सबसे बड़ा कारण तो ये है, युद्ध फैलता नहीं, हो सकता है वो यूरोप तक ही सीमित होकर रह जाता अगर साम्राज्यवाद की अवधारणा या साम्राज्यवाद का जो है बोलबाला इतना न होता। साम्राज्यवाद क्या होता है, अपना विस्तार करना, अपने साम्राज्य का यानी अपने राज्य का विस्तार करना ही साम्राज्यवाद है। तो वो गलत तरीके से करें, सही तरीके से करें, ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। लेकिन उस समय जो साम्राज्यवाद था वो ये था कि जितने भी शक्तिशाली देश थे वो छोटे देशों पर कब्जा करते जा रहे हैं, जिसका असर जो है वो आप एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में देखते हैं। इसके बीच प्रतिद्वंदिता थी, किसके सबसे ज्यादा उपनिवेश होंगे। सबसे पहले इसमें आपके स्पेन और पोर्तुगल थे, पोर्चुगल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पुर्तगाल। उसके बाद ये बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये नई औपनिवेशिक ताकतें उभर कर सामने आई। तो इन्हीं के बीच की जो राइवलरीज हैं, जो झगड़ा है, जो टसल है, जो डिस्प्यूट्स है, वही विश्व युद्ध का कारण बनी। मैंने कहा ना आपको कि ये युद्ध हो सकता है यूरोप तक ही सीमित रहता, लेकिन इसका प्रसार जो है वो एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में इसलिए हो पाया क्योंकि इन देशों की जो कॉलोनीज है वो एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में थी, जिनमें से भारत भी एक कॉलोनी था जो कि अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता था, यानी हम गुलाम थे उस टाइम पर। ठीक है, विस्तारवाद और उपनिवेशवाद युद्ध के सबसे बड़े कारणों में जो मैंने यहाँ लिखा है वो कहना अतिशयोक्ति नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सैन्यकरण, यानी जब आप सेना को बढ़ाने लगते हैं हर प्रकार से, तो हम कहते हैं सैन्यकरण। यानी जरूरत से ज्यादा जब आप सेना रखने लगते हैं, कोई जरूरत से ज्यादा सेना क्यों रखता है, ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए, और ऐसा करने के लिए उसे बहुत सारा व्यय भी करना पड़ता है, यानी बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ता है।
तो ऐसा किया यूरोप के देशों ने, जिसकी वजह से उनका खर्चा भी बहुत बढ़ा। और जर्मनी तो आपको पता ही है, उसके पास तो इतनी सेना हो गई थी कि ब्रिटेन तक को चिंता होने लगी थी। तो ब्रिटेन और जर्मनी, सोचो जर्मनी कितना बाद में एकीकृत हुआ, एक देश बना, लेकिन ब्रिटेन तो बहुत पहले से था। कुछ ऐसा हुआ इन लगभग क्या बोल सकते 40 सालों में कि जर्मनी ब्रिटेन को टक्कर देने लगा, नौसैनिक तौर पर भी और तकनीकी तौर पर भी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रवाद। मैंने बताया ना, अपने देश का पुरजोर समर्थन करना, यानी उग्र रूप में समर्थन करना ही एक प्रकार का राष्ट्रवाद है। हालांकि राष्ट्रवाद की एक कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन या फिक्स डेफिनेशन आप नहीं दे सकते, ठीक है। फिर भी अपने देश के प्रति उग्र भाव रखना, यानी अपनी पहचान के प्रति उग्र भाव रखना ही राष्ट्रवाद है या उग्र संस्कृति है। तो ठीक वैसे ही आप देखिए, ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल भी, वो इसी से संबंधित है कि बालकन से एक तरह किसी तरीके से अनेकों संस्कृतियां रहती थी, जिसकी वजह से जो है वहां अलग अलग देशों के हित जुड़े हुए थे और बड़े शक्तिशाली देशों के मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट थे उसमें। राष्ट्रवाद ने युद्ध को चिंगारी दे दी थी। अब नेक्स्ट देखिए, प्रसार देखो कहां से कहां तक जा पहुंचा। तो यूरोप तक नहीं था, आपका मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तक जा पहुंचा। चीन जापान भी थे जो कहीं ना कहीं युद्ध को प्रभावित कर रहे थे, ये युद्ध को बढ़ावा दे रहे थे क्योंकि इनके भी थे, इन्हें भी अपना विस्तार करना था। मतलब चीन का उस समय कोई खास उतना रोल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जापान के सामने उस समय कमजोर था। और जापान के पास जो है वो पूरा कोरिया प्रायद्वीप था, जो आज हम उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया यानी और साउथ कोरिया देखते हैं, वो यही है। वो एक टाइम पर जापान के उसमें था, लेकिन क्या जापान इससे संतुष्ट हो जाता अकेला प्रायद्वीप से, मतलब कोरिया प्रायद्वीप को लेकर? उसे तो कुछ आगे भी विस्तार करना था अपना, तो वो भारत की तरफ भी बढ़ना चाह रहा या म्यांमार तक तो वो आ ही गया था। तो ये वजह थी कि इस विश्व युद्ध का जो प्रसार बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में हुआ। नेक्स्ट स्लाइड देखो, इसके फेज देखो। फेज कोई सच मतलब ना पूछे जाते हैं ना कुछ, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने इसमें डाल दी है। पश्चिम मोर्चा आपका ये मित्र राष्ट्रों का है और पूर्वी मोर्चा जो है आपका इसको आप कह सकते हैं कि ये रूस कह सकते हैं, जो बाद में आप ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप का डिवीजन भी देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन उस समय ये उस तरीके का उस लेवल का नहीं था, क्योंकि रूस तो बाहर हो ही गया था 1917 में युद्ध से, और पश्चिम मोर्चा तो वो आपका मित्र राष्ट्र का था ही। तो ये जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, बोस्निया, ये आपके ईस्टर्न मोर्चे के यानी पूर्वी मोर्चे के देश कहे जा सकते हैं। तो ये देखिए आप जो घटनाएं हुई कि अमेरिका कैसे आया इस युद्ध में, तो ये कुछ पेजेस आप गिना सकते हो, 1914 से 15, 15 16, 16, 17, 17 से 18। लेकिन वो कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एग्जाम में पेजेस तो पूछे नहीं जाएंगे अनलेस एंड अनटिल अगर आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो। है तो फिर वहाँ पर वो वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम पर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती हैं, ये बात है। 1918 में समाप्ति हो गया। हालांकि जर्मनी 1918 में शुरू में जो लीड लिए हुए था, लेकिन बाद में पश्चिम मोर्चे से उसे करारी हार झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से जो है उसका जो केसर विलियम टू जो शासक था उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और फिर उसे बहुत सारी शर्तें भी माननी पड़ी मित्र राष्ट्रों की ओर से, जिसका परिणाम हम देखते हैं कि वर्साई संधि या पेरिस की स्थिति बाद में 1919 में होता है। परिणाम, भाई कोई चीज घटती है तो उसका परिणाम भी होता ही है। मान लो मेरे को किसी एग्जाम में असफलता हाथ लगती है, तो क्या परिणाम हुआ? एक परिणाम थे कि मैं असफल हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैंने सीखा ही होगा ना, जिन गलतियों को मैं आगे रिपीट
ना करूं, तो उसी चीज को हम कह सकते हैं यहाँ पर। इस युद्ध से हमें क्या क्या मिला। मिला ऐसा कोई अच्छी चीज नहीं मिल गई, लेकिन कुछ अनुभव तो मिले, और अनुभव हमेशा काम ही आते हैं, अच्छे हों चाहे बुरे हों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं स्टूडेंट्स। आप एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है, और इसमें सिर्फ कितने परसेंट लोग सक्सेस हो पाते हैं, आप इस बात को भली भांति जानते ही हैं। 11-12 लोग, लाख लोग अप्लाई करते हैं और 1000-1100 लोग सेलेक्ट होते हैं, यानी 0.1%। देख लीजिए आपका नंबर कहाँ है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो परिणाम तो हर चीज़ के अलग अलग हो सकते हैं, वो सुखद भी हो सकते हैं, दुखद भी हो सकते हैं, लेकिन युद्ध के परिणाम हमेशा सुखद नहीं होते हैं। ठीक है, वो किसी एक व्यक्ति, मतलब अगर व्यक्ति युद्ध में लड़ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अलग बात है, लेकिन नुकसान तो उसका फिर भी हुआ ही, क्योंकि युद्ध कभी किसी का भला नहीं कर सकता। चलिए फिलोसॉफिकल बातें ज़्यादा हो रही हैं, अब देखिए आर्थिक प्रभाव क्या होता है। भाई युद्ध से अगर सबसे ज़्यादा मार पड़ती है तो वो आर्थिक सेक्टर पर पड़ती है। क्यों? क्योंकि युद्ध में जितना पैसा बहाया जाता है, जितना पैसा लगाया जाता है, उसकी तो कोई था ही नहीं। इसलिए युद्ध किसी के लिए भले का नहीं है। आज हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे, पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। अटैक करना, हरा देना वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो कोई भी देश हो वो 10-15 साल ऑटोमेटिकली पीछे चला जाता है। अब रसिया ने यूक्रेन पर जो अटैक किया, इसका मतलब ये नहीं कि उससे केवल यूक्रेन का ही नुकसान हो रहा है, रशिया का भी उतना ही नुकसान हो रहा है। एक तो रसिया जो है वो आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है, दूसरा वो जो है आपका अपने इंटरनल लेवल पर भी काफ़ी कुछ कर रहा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था डाउन है, अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों में कहीं ना कहीं असंतोष भी है। तो इस तरह की स्थितियाँ होती हैं, हर देश में होती हैं। तो युद्ध वही है ना, इसलिए कहते हैं कि वो हर किसी मतलब हमेशा भला नहीं करता है। देखिए बड़े पैमाने पर करेंसी छापना शुरू कर दिया बहुत सारे देशों ने, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति जो है वो 2300% तक ऊपर जा पहुंची। जर्मनी में ऐसे हालात आ गए थे एक टाइम पर कि एक ब्रेड का पैकेट ले जाने के लिए एक गाड़ी में पैसे भर के ले जाने पड़ते थे। यानी इस हद तक करेंसी छाप दी गई थी, क्योंकि आप आंधाधुंध तरीके से, यानी अनलिमिटेड वे में आप करेंसी छाप भी तो नहीं सकते, बैकएंड में कुछ तो होना चाहिए उसकी वैल्यू, जिससे वैल्यू खत्म हो जाती है। इस वजह से मुद्रास्फीति बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, उद्योग धंधे ठप पड़ गए प्रथम विश्व युद्ध में, क्योंकि जो सारा खर्चा सरकार कर रही थी वो सैनिक स्तर पर, सैन्य लेवल पर कर रही थी, बाकी और सब चीजों को लेस प्रायोरिटी पर रख दिया गया। इसकी वजह से बहुत सारे देश जो है वो आर्थिक रूप से पंगु बन चुके थे, खत्म हो चले थे। नेक्स्ट देखिए राजनीतिक परिणाम। बहुत सारे जो शासकों की सत्ता चली गई, चाहे वो तुर्की के हों या जर्मनी के हों, ऑस्ट्रिया हंगरी के हों, बुल्गारिया बोस्निया के हों। कई बार नहीं, कई बार क्या मतलब सरकारें बदली, ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस ने तो खैर अपने आप को अलग कर लिया, वहाँ क्रांति हो गई। और 1918 के बाद अमेरिका में भी जो वुडरो विल्सन थे वो रिपीट नहीं हुए, वो आए नहीं, ठीक है, वहाँ भी सरकार बदल गई। यानी युद्ध से तो जनता नाखुश थी, आप ये कह सकते हैं, जिसकी वजह से सत्ताएं बदल गई। फिर कुछ नए देश अस्तित्व में आए, पोलैंड बना और आपके और भी बहुत छोटे छोटे देश बने, और ऑटोमन को जो है वो तोड़कर जो है तुर्की बना दिया गया। मतलब हालांकि तुर्की से पहले भी देश काट कर बनाए गए थे, लेकिन 1918 के बाद तो बिल्कुल ही जो है ऑटोमन एम्पायर जो है उसको समाप्त कर दिया गया, जिसकी वजह से वो एक छोटा सा देश तुर्की रह गया। ठीक है, तो बहुत सारे देश अस्तित्व में आए, और इसके अलावा राजनीतिक सत्ताएं चली गई। तो राजनीतिक परिणाम तो बहुत ज़्यादा हुए, कहने लिखवाने को और बताने को बहुत कुछ है, राइट, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखिए सामाजिक परिणाम क्या होते हैं, कि महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, यानी समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो समाज पर सबसे
पहली बात है वो संबंधों को भी प्रभावित करता है। संबंध मतलब, क्योंकि युद्ध में लड़ने कौन जाते हैं? पुरुष जाते हैं, फिर महिलाएं रह जाती हैं, तो उस लेवल पर चीजें बिगड़ती हैं। फिर बड़े लेवल पर लोग मारे भी जाते हैं, उस लेवल पर भी चीजें बिगड़ती हैं। और फिर कहीं ना कहीं अगर ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं ने सामाजिक स्तर पर मोर्चा संभाला। जब पुरुष लोग युद्ध में चले जाते थे, फिर उन्हें घर का काम, बाहर का काम सारा खुद ही करना पड़ता। तो जब महिलाएं कामकाजी हो जाती हैं तो फिर हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलता ही है। ठीक है जी, जैसे लिखा भी है कि हमने महिलाओं की भूमिका भी विकसित होती है टाइम पर। और जितने भी संपन्न वर्ग थे उन्होंने अपना स्थान खो दिया, क्योंकि उनकी सत्ताएं चली गई। सत्ताएं जाने के साथ साथ जब वो एक प्रेस्टीज खत्म हो गई, एक रुतबा खत्म हो गया। और बड़ी बात यह है, आर्थिक रूप से लोग बिछुड़ चुके थे उस टाइम पर, लोगों के पास पैसा था ही नहीं, वो चाहे कोई भी देश हो। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। एक अलग थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है, ये परिणाम नहीं कहेंगे हम इसको, एक अलग से ये एक हेडिंग मैंने बना दी, वर्साई की संधि। युद्ध के बाद जो हुआ वो क्या था? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि यानी पोलैंड में एक जगह है वर्साई, वहां पर एक संधि होती है जिस पर युद्ध का सारा जिम्मा जो है वो जर्मनी पर डाल दिया जाता है। यानी जर्मनी को एक प्रकार से विलन घोषित कर दिया जाता है और उसे कॉम्पनसेशन दिया जाता है, यानी मुआवजा वसूला जाता है बड़े पैमाने पर, जो कि जर्मनी की हैसियत से कहीं ज्यादा आगे की चीज है, वो दे नहीं पाता है। जिसकी वजह से जर्मनी को और भी बहुत सारे प्रतिबंध झेलने पड़ते हैं। सैनिक इतने रख सकते हैं, पनडुब्बियां इतने रख सकते हैं, और बहुत सारी चीजें तो रखने से मना ही कर दिया। और जर्मनी से कुछ हिस्से लेकर नए देश बना दिए, पोलैंड को बना दिया गया। पोलैंड को जर्मनी के बीच में से होकर एक गलियारा दिया गया ताकि वो समुद्र का एक्सेस कर पाए, यानी सी का एक्सेस कर पाए। तो सोचो अगर आप घर से किसी को रास्ता दे दें दूसरे घर जाने के लिए, आपको कितना बुरा लगेगा? आप बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को कभी भी। तो लेकिन जर्मनी ने किया, यही वजह थी कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही दूसरे विश्व युद्ध की घोषणा इसी वर्साई की संधि से हो गई। फ्रांस को लॉरेंस और एल्सेस वापस मिल गए। ये वही दो शहर हैं जो वेस्टफेलिया ट्रीटी के टाइम पर फ्रांस को दिए गए थे, लेकिन 1971 की लड़ाई में जर्मनी ने ये जो इलाके हैं फ्रांस और ये लॉरेंस और एल्सेस, वो फ्रांस से ले लिए थे। और सोचो अगर भारत से कोई कश्मीर को छीन ले, या भारत से कोई अरुणाचल को छीन ले, कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तो फ्रांस के साथ तो ऐसा हुआ था कि जर्मनी ने ये उसके हिस्से कब्जा लिए थे। एक एनसीईआरटी की 12th में जो है इंग्लिश में चैप्टर भी हुआ करता था इस पर, बहुत ही मार्मिक चैप्टर था। किसी देश के लिए कितना बुरा होता है जब उसे कुछ क्षेत्र पर बाहरी देश कब्जा कर देता है, ठीक है ना? तो ये चीज है। आपने सब देखे कि बालकनी सेक्टर वगैरह में भी किस तरीके से चीजें बदलती चली गई, है ना? नए नए देश वहां उभरे, कुछ पुराने देश जो है वो तबाह हो गए। और जर्मन के जो औपनिवेशिक देश थे, तब जो जर्मनी ने अपने उपनिवेश बना रखे थे, उनको इन्हीं मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में कर लिया। यानी जर्मनी के जो उपनिवेश थे वो ऑटोमेटिकली मित्र राष्ट्रों के बीच में बट गए। बांटते तो ये लोग ऐसे थे जैसे इनके बाप का माल हो। अब अफ्रीका में, एशिया में यूरोप वालों का क्या काम? लेकिन उन्होंने अपनी बपोती समझ रखी थी इसको कि जो जीते हुए क्षेत्र हैं उनका हम हथियाएंगे, हम कब्जाएंगे। यही लूट खसोट की जो राजनीति चल रही थी उस टाइम पर, वो बड़ी खतरनाक थी। लेकिन नेक्स्ट पे अब सैन्य प्रावधान देखो आप इसके, यानी वारसाई की संधि के हैं ये एक तरीके से वारसाई की संधि मैंने डाल रखी है। सैन्य प्रावधान क्या थे? जर्मन को नौसेना रखने से लगभग रोक दिया गया, कड़े प्रतिबंध रख दिए कि वो इतनी पनडुब्बी रख सकता है, इतनी नौसैनिक रख सकता है, इतने जहाज रख सकता है, इतने हथियार रख सकता है, सो एंड सो, वो सब चीजें इसमें डाल दी जाती हैं। 1 लाख सैनिक रखे जाते हैं, टैंक रखे जाते हैं, सब वो सब चीजें अब देखिए।
राइनलैंड एक क्षेत्र है जो जर्मनी में पड़ता है। वहाँ एक राइन नाम की नदी बहती है। वहाँ पर उसका भी सैन्यकरण कर दिया गया कि वहाँ जर्मनी अपनी सेना रख ही नहीं सकता। इस हिस्से को फ्रांस को दे दिया गया। ठीक है, फ्रांस ने फिर जानबूझकर इस क्षेत्र को लिया ताकि जर्मनी को हमेशा के लिए दिखाया जा सके, नीचा दिखाया जा सके। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जर्मनी ने किसी का नुकसान किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वो फ्रांस का ही किया था। देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड। क्षतिपूर्ति यानी कॉम्पनसेशन। तो किसी भी संधि का जो है वो सबसे बड़ा प्रावधान क्या होता है? क्षतिपूर्ति, यानी उससे हर्जाना कितना लिया जाए। देखा जाए आदर्शवादी तरीके से तो हर्जाना उतना होना चाहिए कि वो दे सके। अगर आप पर भी किसी प्रकार का कोई फाइन कभी लगाया जाए किसी चीज में, मान लो तुम लोग मेरी क्लास में ना हो और मैं एक फाइन की व्यवस्था कर दूं कि इतना फाइन आपको देना है, मैं ये सोचकर तो लगाऊंगा ना फाइन कि आप दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और मैं कहूँ सीधे कि आपको 1000 रुपये देने मेरी क्लास में ना आने के, मेरी क्लास मिस करने के, आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। एक क्लास के लिए 1000 रुपये कौन देगा? बहुत बड़ी रकम है भाई। लेकिन इस चीज को वारसाई की संधि में ध्यान में नहीं रखा गया। जर्मनी से इतना हर्जाना वसूलने की कोशिश की गई, उसकी औकात तो क्या बहुत आगे, क्योंकि उसे वैसे ही निचोड़ लिया गया था उस देश को। और फिर उस पर बिलियन पाउंड का जो है 6 बिलियन पाउंड का हर्जाना लगाया गया। बहुत रकम थी उस टाइम की, ये जो कि बूते से बाहर थी देना। ठीक है जी। तो क्षतिपूर्ति के लिए तो इन्होंने बहुत कोशिशें करी कि कुछ हो जाए, वो भी बहुत कुछ रहा था। वैसे मैं आगे आपको 1919-1939 के बीच की जो परिघटनाएं हैं वो जब कल पढ़ाऊंगा तो आपको इसके बारे में और बताऊंगा। फिर ये डॉस प्लान, यंग प्लान वगैरह क्या थे, जिसकी वजह से जर्मनी को जो है पैसा देना था, मतलब इन प्लान के तहत। अब वो भी यही रहा था, इसमें अमेरिका का फायदा हो रहा था। वो कैसे? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। अमेरिका जो है वो जर्मनी को कर्ज देता, बड़े मतलब ऊंची ब्याज दरों पर। जर्मनी इसी कर्ज का पैसा जो है वो ब्रिटेन फ्रांस को देता, और ब्रिटेन फ्रांस जो है वो अमेरिका कर्ज चुकाते पैसे से। तो सोचिए कहाँ किसका फायदा हो रहा है, आप खुद ही समझिए। ठीक है जी। नेक्स्ट पे देखिए, संधियां हुई बहुत सारी। इसके अलावा वारसाई की संधि के अलावा भी संधि देखिए, हालांकि देखो भौगोलिक नुकसान हुए बहुत सारे, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस वगैरह के साथ। इनको कुछ अपने क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा, कुछ क्षेत्र तो मर्ज कर दिए गए, कुछ नए बना दिए गए। ठीक है, तुर्की के साथ हो गई, तुर्की को बांट दिया गया था और तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। जो इवन पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए खलीफा का पद बहुत ही रेस्पेक्टेड पद हुआ करता था उस टाइम पर, क्योंकि अपनी सत्ता का ही जो रीजन है वो वहीं से समझते थे। तो खलीफा के पद को समाप्त कर दिए गए। यही वजह यहाँ पे खिलाफत आंदोलन भी हमारे देश में हुआ था। ठीक है, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट पे, युद्ध की विरासत। भाई युद्ध कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाता ही है ना। वो तबाही छोड़ के जाए, वो कड़वे अनुभव छोड़ के जाए, ये तो हम मनोवैज्ञानिक तौर पर देख सकते हैं। आप भौतिक रूप में देखिए, सब कुछ नष्ट हो गया, इतनी बिल्डिंगें बनाई, इतना सब कुछ किया, सड़कें बनाई, सारा काम किया, सब कुछ, लेकिन सब तहस नहस हो गया। तो युद्ध की विरासत जो है ना वो सही नहीं है। पर ये कह सकते हैं आप, कुछ चीजों में आपकी महिलाएं उस समय आगे बढ़ी। जब पुरुष युद्ध में चले जाते थे तो महिलाओं को बहुत सारे काम करने का अवसर मिला, जो कि पैसे उन्हें नहीं मिल सकता था। सोवियत क्रांति हुई इस टाइम पर, आप देखिए क्रांति से पहले तो रूस भी जो है वो आपका युद्ध में था ही, लेकिन क्रांति के बाद वहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद जो है एक नई व्यवस्था जन्म लेती है, क्योंकि पूंजीवादी मॉडल के टक्कर की व्यवस्था है और दुनिया को नए तरीके से सोचने का ये एक प्रकार का अवसर प्रदान करती है। उसे दुनिया ने कितना बुनाया नहीं बुनाया वो एक विवाद का या चर्चा का विषय हो सकता है।
कम्युनिस्ट क्रांति जब हो गई तो कहीं फ्रांस में, ब्रिटेन में जो मध्यम वर्ग है वो चिंतित हो गया, या जो संभ्रांत वर्ग है, कुलीन वर्ग है, इलीट वर्ग है, जिसको बोलिए इलीट क्लास जो है, ये वो यही है कि आपका जो है ना क्या बोलते हैं, उस वर्ग को चिंता होनी स्वाभाविक है। कम्युनिस्ट का मतलब क्या है, कम्युनिज्म का, यानी जो धनाढ़ लोग हैं उनसे संपत्ति लेके गरीबों में बांट दी जाए, चाहे उन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित की हो या कैसे भी की हो। एक लेवल से ज्यादा किसी को कोई चीज रखने की आजादी नहीं होनी चाहिए। ये कम्युनिज्म का मेन फलसफा है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसका ये मेन फलसफा है। हालांकि वो किस वे में इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी चर्चा का विषय हो सकता है। राष्ट्र संघ बना था भाई, जो आज आप देखते हो ना संयुक्त राष्ट्र संघ, तो 1918 के बाद 1919 में एक राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन बना था, ताकि आगे चलकर ऐसे युद्ध वगैरह न हो पाए उसको रोकने के लिए। लेकिन राष्ट्र संघ भी विफल हो गया जी, और युद्ध तो फिर भी हुआ, राष्ट्र संघ तो नहीं रोक पाया, पर फिर भी राष्ट्र संघ का ही जो है वो उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ है। यानी राष्ट्र संघ में जो गलतियां करी वो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में होने नहीं दी। हालांकि अब फिर से वही सब चीजें रिपीट होने के मोड में आ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसकी भूमिका को बहुत सारे देश मानते ही नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कुछ देशों का दबदबा है, सबकी समान भूमिका वहाँ नहीं है। इस वजह से उसमें रिफॉर्म वगैरह की बात भी होती रहती है, और भारत इसमें सबसे आगे है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो तो क्या बोलते हैं, रिफॉर्म्स यानी सुधार होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। युद्ध का भारत पर प्रभाव, हम लगभग नेक्स्ट लास्ट पे आ गए हैं। तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका? भारत पर प्रभाव पड़ा कि भाई एक तो भारत के बहुत सारे मतलब लाखों की संख्या में सैनिक अलग अलग मोर्चों में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। वहाँ हमारे सैनिक अपने देश के लिए लड़ते हुए नहीं शहीद हुए, दूसरे देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा, अंग्रेजों ने जो वायदा किया था कि युद्ध के बाद जो है आपको कुछ स्वायत्ता दी जाएगी, वो नहीं मिल पाई, और भारत के लोग जो पश्चिम मोर्चे में, पूर्वी अफ्रीका में, सब जगह जो है वो लड़ी रहती। ठीक है, तो ये पूरी आप समझ सकते हैं व्यवस्था थी हमारे पूरी व्यवस्था जो हमने देखी अब तक की है, पूरी व्यवस्था जो हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदली हैं, और ये हमने पूरा विश्व जो है वो देखा। अब आप ये देखिए इसका कंक्लूजन क्या रहा। कंक्लूजन अब तो आप अपने अपने लेवल पर ड्रॉ कर सकते हैं। जब आपने इतना पढ़ लिया तो आप अपने हिसाब से कंक्लूजन बना सकते हैं। चलिए कंक्लूजन करने की इसकी कोशिश करते हैं, हम अपने हिसाब से जितना हमने समझा वो बनाने की कोशिश करेंगे। कि जो पूरा जो विश्व जो है वो 4 साल के लिए लड़ा गया। 4 साल के इस दौर में हमने देखा कि बड़े लेवल पर मास डिस्ट्रक्शन हुआ, तो युद्ध ने कभी किसी का भला किया नहीं। ठीक है, इसके अलावा आप ये और देखिए, इस लेवल पर गठबंधन बने, किन हितों को लेकर गठबंधन बने, वो कहीं ना कहीं युद्ध के लिए सबसे बड़ा कारण बने। सैन्य शक्ति बनने के मतलब बनने की होड़ में जो देशों ने प्रतिस्पर्धा की वो युद्ध का कारण बनी। ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने की जो प्रतिस्पर्धा की वो युद्ध का कारण बनी। और इसके अलावा आप देखिए तो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद है वो सबसे बड़ा कारण बनी। दुनिया ने क्या सीख ली? सीख फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत सारी ली। एक तो नई नई व्यवस्थाएं सामने आई, सामाजिक स्तर पर महिलाओं की भूमिका में बहुत
राजनीतिक स्तर पर हम देखें कि तो पुरानी जो सत्ताएं हैं वो धराशायी हो गई, नए देश पटल पर आए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कुछ नई संस्थाएं पटल पर आई, जैसे आपका लीग ऑफ नेशन वगैरह देखिए, ठीक है। लेकिन कुछ काम ऐसे हुए जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने सेकेंड विश्व युद्ध को जन्म दिया है, प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। वारसाई की संधि है आपकी, जो जर्मनी पर एक तरफा चीजें थोपी गई वारसाई की संधि के अंतर्गत। लीग ऑफ नेशन है, उसका फेलियर है, वो कैसे हो गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी हमें समझनी है। और 1919 से 1939 के बीच में जो 20 सालों का दौर है, ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे आगे बढ़ा, और इसी दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के भी तात्कालिक और दीर्घकालिक कारण हैं। तात्कालिक कारण क्या है वो भी हम देखेंगे, और दीर्घकालिक कारण तो आप ये गिना ही सकते हैं, पेरिस की स्थिति, लीग ऑफ नेशन, ठीक है, इस तरह की। लेकिन एक अच्छी चीज बनी उस टाइम पर, काफी अच्छी, जो कि आज भी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनाया गया। वो इसी वजह से बनाया गया था कि कम्युनिज्म का प्रसार ज्यादा न हो पाए, क्योंकि सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है वो सफल हो चुकी है, और बहुत सारे देशों में इसके असर देखने को मिल रहे थे। मैंने बताया कि मध्यम वर्ग और संभ्रांत वर्ग जो है वो चिंता में पड़ गया था। अब गरीब वर्ग है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो उसको तो अपने पास से जाने की कोई कुछ का डर है नहीं। जिसके पास कुछ होता है उसी को तो डर होता है ना कि उसके पास से वो सब चीजें चली जाएंगी, उसको तो फायदे में ही है गरीब वर्ग को। लेकिन मध्यम वर्ग को ये लगा कि मेरे द्वारा अर्जित की गई चीज मैं किसी को क्यों दूं, और संभ्रांत वर्ग तो उससे भी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चिंता का जो कारण था वो संभ्रांत वर्ग के लिए यही था कि उसकी संपत्ति लेकर गरीबों में बांट दी जाएगी, तो इससे डर गए। तो पूंजीवादी व्यवस्था में ये काम किया गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ILO, हेग बेस्ड। और उसमें हुआ ये कि काम के जो घंटे वो निश्चित कर दिए गए। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में ये सारी मांगे थी मजदूरों की, इसे मजदूर क्रांति भी कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कह दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यदि आप एक हो जाए तो बड़ी से बड़ी सत्ता हिल जाएगी। कार्ल मार्क्स ऐसा कहा, जिसकी वजह से जो है ना, जो पूंजीवादी देश हैं उसमें हलचल पैदा हो गई कि कहीं इस तरह क्रांति हमारे यहाँ मजदूर ना कर दें। तो मजदूरों को अपील करने के लिए उस टाइम पर कुछ सुधार किए गए, और नो डाउट वो सुधार आज भी कारगर हैं। सप्ताह में एक कम से कम एक दिन की छुट्टी, काम के घंटे निश्चित कर दी गई। पहले तो जो है वो आपको कहते हैं यानी जबरदस्ती काम करवाया जाता, लोगों को जबरदस्ती संलग्न करके रखा जाता चीजों के साथ। इसकी वजह से जो है मजदूरों की हालत बहुत बुरी थी। काम के साथ साथ उनके जो है परिवारों का कोई ध्यान नहीं था, उनकी व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है उस पर किस प्रकार की कोई सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं थी उस टाइम पर। ये सब ILO के बनने के बाद कुछ नियम वगैरह बनाकर चीजें तय कर दी गई। लेबर के जो जो लेबरर्स हैं उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की। तो ये आपका पूरा सिनेरियो था 1914 से लेकर 1919 के बीच का लगभग, जो मैंने आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। कल जो है मैं आपको 1919 से लेकर 1939 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई उसके बारे में बात करूंगा। बाकी अब आप मुझे ये बताइए आपके क्या डाउट्स हैं। बोलिए भैया बोलिए, सोए क्या सब, जाग जाइए। सब रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। अनुराग सर है नहीं, अनुराग सर हैं क्या?
हाँ सुप्रिया जी बोलिए।